को लेकर। डॉक्टर रजत और डॉक्टर टीपी साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच मनोज, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मनोज, अपना सवाल पूछिए। जी जी मेरा प्रश्न है डॉक्टर टीपी साहू से है। बेसिकली कैंसर पेशेंट्स के लिए क्या ये जो इम्यून सिस्टम नॉर्मली शायद बताते हैं कि उनका काफी वीक होता है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान लोग हो, तो कैंसर पेशेंट्स के लिए क्या स्पेशल अपने को करना चाहिए कि उनका इम्यून सिस्टम ठीक रहे और वो स्वस्थ रहे? डॉक्टर साहू। सो मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, दिन रात कैंसर ही देखती हूँ। सो बेसिकली जो मैं अपने कैंसर पेशेंट्स को बताता हूँ कि प्लीज प्रोटेक्ट योरसेल्फ और अननेसेसरी बाहर ना जाए। और नॉर्मल जो डाइट है, मैं बहुत स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि कोई भी स्पेशल डाइट कोरोना के लिए नहीं पाया गया है एज पर स्टडी। व्हाट आई वुड एडवाइज कि आप का बना हुआ नॉर्मल डाइट एंड बाहर की चीजों को मत मंगाइए। दैट समथिंग जो मैं करूंगा। सेकेंड, वैक्सीनेट ऑल द कंट्री। कुछ स्पेशल कैंसर पेशेंट को छोड़ के, जैसे कि कोई ट्रांसप्लांट पेशेंट को या रिटुक्सीमैब करके दवाई है कोई है तो सलाह करिए। लेकिन इवन कैंसर पेशेंट जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, वो कीमोथेरेपी के बीच में 1 दिन के अंतराल में अपने कोविड की वैक्सीन लेते हैं। So that is all I would like to और अगर वो सवाल पर हम जा सकते हैं जो ट्रांसमिशन के ऊपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। जो कोरोना की जो ट्रांसमिशन है, जो आजकल हम बोल रहे हैं कि एरोसोल से हो रहा है, इससे कहना है कि 6 से 10 फीट तक आ सकता है। पिछले 2 दिन पहले 1 फीट कैन गो अप 10 फीट। तो मैं 6 से 10 फीट के बीच ट्रांसमिशन की समझता हूँ। ये ज्यादातर इम्पोर्टेंट है कि अगर हम क्लोज रूम में और अगर हम 2 लोग बात कर रहे हैं और दोनों ने वैक्सीनेट नहीं किया है या हम दोनों मास्क नहीं पहने हुए हैं, तब ये एरोसोल की ट्रांसमिशन ज्यादा हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्लोज रूम को अवॉइड करें। इट शुड बी लिटिल मोर एयरी, स्पेशियस, ओपन होना चाहिए। सेकेंड, मास्क हमेशा हर समय पहनना चाहिए, नाक और मुंह को ढकते हुए। और दोनों मरीज जो सामने बैठा है और आप दोनों को होना चाहिए कि वो आप पहने। इवन सीडीसी जो कंट्रोल ऑफ डिजीज इन्फेक्शन डिजीज अमेरिका की है, उन्होंने गाइडलाइन 3-4 दिन पहले निकाला है कि अगर एक रूम में एक पर्टिकुलर नंबर, मतलब आप बता रहे हैं कि अगर छत पर घूम रहे हैं तो वहाँ ये खतरा बहुत कम हो जाता है, वजह कि जब आप रूम में बैठे हो साथ में तो ये खतरा ज्यादा है। सहारनपुर से कॉलर सुनीता जुड़ गई है। सर, सुनीता हमारे साथ जुड़ गई है, सवाल पूछना चाह रही है। सुनीता, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मैडम, मेरा सवाल सर ये है, मैडम मेरा ये सवाल है कि मेरा बेटा प्रीमेच्योर है हुआ। जी हेलो जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। आप अपना सवाल पूछिए और टीवी के वॉल्यूम कम कर दीजिए। मैडम मेरा ये सवाल है कि मेरा 9 साल का बेटा है। ठीक है। और मैडम वो प्रीमेच्योर हुआ था। जी। तो मैडम उसको ये मतलब खतरा ज्यादा है या बचा, मतलब डरने की बात तो नहीं है, जैसे ये तीसरी लहर आप बता रहे आ रही है? हाँ। डॉक्टर रजत, ऐसा कोई खतरा रहता है क्या? मैं उनका क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, वो बीच में डिस्टर्बेंस हुई थी। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? वो ये कह रही है कि 9 साल का उनका बेटा है, प्री मैच्योर हुआ था। क्या ऐसे में प्री मैच्योर है तो क्या इम्यूनिटी कम रहेगी? क्या कोरोना का खतरा ज्यादा होगा उनके बेटे के लिए? देखिए, ऐसा नहीं होता है। इम्यूनिटी जो है वो हम अपने फूड से लेते हैं, फूड से बनाते हैं। और जब हम एक्सपोज होते हैं, जैसे अब हम हैंडशेक करते हैं किसी से या हम बात करते हैं, तो हमारे बीच में जो वायरस और बैक्टीरिया का जो मतलब आदान प्रदान होता है, उससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन अभी कोविड जो है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल एक वायरस है, इसका अभी कोई इलाज नहीं है। तो हमारे को अपनी प्रोटेक्शन लेनी है, हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके रखना है। बस यही मैं उनको बताना चाहूंगा कि उनको अच्छा खाना खिलाएं, उनको जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो दें। उनको जो है अपने बेटे को जो है वो मिलेट्स पे शिफ्ट कर लें। तो यही है जो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं सुनीता के सवालों का जवाब मिल गया होगा। सहारनपुर से सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक और कॉलर। जी सुशील, सवाल पूछ सकते हैं आप।
हाँ सर, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था जी कि ये जो बीमारी है ब्लैक फंगस, ये जो कोरोना मरीज हैं उसके बाद होती है कि ये इससे ऐसे भी खतरा है हवा से? जी डॉक्टर साहू। म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस हम लोग बोलते हैं, तो इसमें जो मेन खतरा है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के साथ होता है। हाँ। अभी तक हम इसको रीनल ट्रांसप्लांट या ट्रांसप्लांट के बाद या कैंसर मरीजों में देखते थे, जिसकी इंसिडेंस बहुत ही कम थी। कोविड के बाद क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कोविड से भारत हम मिश्रित कर रहे हैं, और जो बात हमने बोली है, इसलिए ये कोविड की नॉर्मली 15 दिन 20 दिन के इंफेक्शन के बाद 1.5 महीने 2 महीने तक ये हम देख पा रहे हैं कि ब्लैक फंगस के इंसिडेंट बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए अर्ली डायग्नोसिस। जिस किसी को भी कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो, स्पेशली आंखों के पास या नाक के अंदर, या खून आ रहा हो या कोई स्वेलिंग हो, तो यूजुअली म्यूकोरमाइकोसिस एक तरफ किया होता है, इट्स यूनिलैटरल। अगर कुछ ऐसा हुआ और आंखों में रोशनी एक साइड में कम दिखाई दे रहा है, तो प्लीज अगर आप कोरोना पीड़ित हैं, पहले से आप रिकवर कर चुके हैं, 15 से 30 दिन पहले प्लीज तुरंत अपने डॉक्टर पास जाइए और डॉक्टर दिखाइए। इवन फेफड़ों में म्यूकोरमाइकोसिस और ऐसा है कोविड में भी, ब्लैक फंगस में भी शुरुआत में अगर मालूम हो जाए, डायग्नोज हो जाए, तो ट्रीटमेंट में आसानी रहती है, रिकवरी भी बेहतर रहती है। उड़ीसा से निकी एक कॉलर जुड़ गई हमारे साथ। निकी, सवाल क्या है आपका? हेलो जी। हाँ, मुझे ये पूछना था कि मेरी जो दीदी है वो प्रेग्नेंट है, तो वो भी 4th महीना चल रहा है, तो वो कब ले सकते हैं वैक्सीन? कितना टाइम हुआ है उनकी प्रेगनेंसी को? 4 मंथ अभी चल रहा है। 4 मंथ्स। डॉक्टर रजत? ओके, I will ask Dr. Sahu to answer. He is ready to answer. Yeah. So the government of India released its guidelines last week, जिसमें ये साफ ये बोला गया कि प्रेग्नेंट लेडी एंड लैक्टेटिंग मदर वैक्सीनेट कर सकती है अपने आप को। तो मैं निकी से बोलना चाहूंगी, अपनी बड़ी बहन की क्योंकि 4था महीना चल रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। हम आमतौर पर दवाएं भी अलाउ करते हैं, वैक्सीनेशन उनको जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस की इन्फेक्शन अब उम्मीद करते हैं कि निकी आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप अपनी बहन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। राकेश उत्तम नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक और कॉलर। राकेश, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, मैंने ना मंगलवार को वो लगवाई थी कोवैक्सीन जी। हाँ, कोवैक्सीन लगवाई थी। उसके बाद मेरा शरीर दर्द होता रहा है। मैंने 4-5 पैरासीटामोल भी खाई है, ठीक नहीं हुआ, अभी तक दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहू? ये वैक्सीन की एक एडवर्स इवेंट है, माइल्ड हम बोलते हैं। प्रॉब्लम 2 चीजें इसमें। कोई भी पब्लिक लेवल, मेरे जो रिश्तेदार है, दोस्त है या पेशेंट, वो रिपोर्ट नहीं करते इस एडवर्स इवेंट। और आपको जब वैक्सीन दिया जाता है, बोला जाता है कि कोई भी कुछ हो तो आप जरूर अपने आप जाकर अपने डॉक्टर से मिलिए और रिपोर्ट करिए। हमको सही मायने में उसकी एडवर्स इवेंट मालूम नहीं चलता। तो ये जो बोल रहे हैं बुखार या शरीर टूटना, ये आम बात होती है कोविड वैक्सीन के बाद। बट अगर 3-4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद ये कंटिन्यू करता है, तो आई ऑलवेज एडवाइज प्लीज आप डॉक्टर से मिलिए। मेरे घर में भी केसेस होते हैं, तो फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन के बाद 12 दिन बाद उनको कोविड पॉजिटिव, वो ठीक हो गई। पॉइंट ये है कि एनीथिंग मोर देन 4-5 डेज में ऑलवेज बोलूंगा कि आप प्लीज गो एंड मीट योर डॉक्टर। बट आम तौर से बुखार या शरीर टूटना 1-2 दिन के लिए वैक्सीन के बाद पॉसिबल है। जी। जम्मू से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्यामलाल जी। श्याम, सवाल पूछिए अपना। जी मैडम, नमस्ते। जी नमस्ते। मैडम, मैंने पूछना था कि मुझे G6PD है, डॉक्टर साहब से पूछना था क्या मैं वैक्सीन लगा सकता हूँ? पीलिया जॉन्डिस भी रहता है मुझे। आपने क्या अपना सवाल पूछा है? मुझे G6PD है, डेफिनेशन होती है ना वो, तो पीलिया भी रहता है, क्या मैं वैक्सीन लगा सकता हूँ मुझे? जी। डॉक्टर साहू? इनको एक्चुअली हिमोलाइटिक एनीमिया है। ये G6PD एक एंजाइम होती है जिसकी वजह से उनका खून का सेल्स टूट जाता है जब, तो बेसिकली इसलिए उनको जॉन्डिस भी। तो मेरे को कोई वजह नहीं लगता कि आप अपने वैक्सीन नहीं लगा सकते। बट आप ये स्पेशल जो कंडीशन है हिमोलाइटिक G6PD की, आप जरूर अपने डॉक्टर से एक बार जो वैक्सीन सेंटर पे जरूर को बताएं। दैट्स माय ओनली थिंग, बिकॉज लेवल्स वगैरह वो चेक जरूर करना चाहिए। अगर एक्सट्रीम कुछ है तो वो जरूर रोकना चाहिए, अदरवाइज मेरे को ऐसा कोई परहेज या कोई रुकावट नहीं है।
जी डॉक्टर रजत, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि इन दिनों बहुत हमने सुना कि काढ़ा पीजिए, स्टीम लीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए। हम सब ने ये सब खाना पीना बहुत ज्यादा इन दिनों किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्दियों में तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चूंकि हम गर्मी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये सब खान पान कोई नुकसान तो हमें नहीं पहुंचाएगा? देखिए, बहुत ज्यादा काढ़ा लेना, मैंने मेरे पास भी एक आए थे जिन्होंने नहीं मतलब दिन में 4-4, 5-5 बार काढ़े लिए थे, तो उनको लीवर में दिक्कत हो गई थी। तो काढ़ा जो है, हम उसको अगर हम हर्बल टी या ग्रीन टी लेते हैं, दैट इज इक्वली गुड। काढ़ा जो है उसके अंदर हमारे जो स्पाइसेस होते हैं वो बहुत हॉट होते हैं। जब हम उसको लेंगे तो हमारा जो है बॉडी में हीट जो है वो बढ़ता है, और उसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेटर ये है, अगर आप स्टीम लेते हैं तो ज्यादा स्टीम ना लें। अगर आप स्वस्थ है, अगर आपको कोविड है, तो आप दिन में 3 से 4 बार स्टीम लें, स्पेशली रात को सोने से पहले जी। वो स्टीम लेना भी जरूरी है। आप गार्गल करें। गार्गल जो है वो करने के लिए आप हल्का सा टर्मरिक जो है हल्दी लें, सेंधा नमक लें, रॉक सॉल्ट, और उससे आप गार्गल करें। स्पेशली जब आप बाहर से घर आते हैं तो गार्गल करें, स्टीम लें। हमारे जो बैक्टीरिया और वायरसेस का जो फैक्ट्री होता है वो हमारा नेसल पैसेज, टीथ, माउथ और थ्रोट, यही होता है जिसको हमने डिमोलिश करना है इन फैक्ट्रीज को, जहाँ पे वायरस जो है या बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो करते हैं जी। तो डॉक्टर रजत, हल्दी वाला दूध नहीं पी सकते हैं क्या? देखिए मैम, मैं पर्सनली दूध के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि दूध जो होता है वो इन्फ्लेमेटरी भी होता है, दूध जो है वो एसिडिक भी होता है, और दूध जो है बेसिकली म्यूकस जनरेटिंग भी होता है जी। तो पर्सनली मैं मिल्क के अगेंस्ट हूँ। हाँ, पनीर ले सकते हैं आप, अगर आप कोविड है तो दही ना लें, लेकिन आप वैसे हेल्दी हैं तो आप दही ले सकते हैं जी। प्लांट बेस्ड मिल्क के मैं फेवर में होता हूँ। जैसे आपका सोया मिल्क है, आपका आलमंड है, कोकोनट मिल्क है, ओट्स मिल्क है, आप ये सब मिल्क ले सकते हैं। अच्छा। सोया मिल्क तो 8 मिनट में घर के अंदर बन जाता है, तो आप यूट्यूब में या कहीं पे भी किसी चैनल पे आप चेक कर सकते हैं कि वो कैसे बनता है जी। और सोया मिल्क जो है उसके अंदर सोया की क्वालिटीज भी होती हैं, और आइसोफ्लेवोन्स भी उसके अंदर काफी होते हैं। आपने तो मेरी टेंशन बढ़ा दी है। मैं तो हल्दी वाला दूध पी रही थी जब से सेकंड वेव आई थी, ताकि हल्दी प्रोटेक्ट रख सके। राजस्थान से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नारायण। नारायण, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी मैडम, जैसे अपने बुखार हो रहा है और स्वाद की चीज का मैडम खत्म हो रहा है, जैसे मतलब कोई खुशबू ही नहीं आ रही है कोई चीज की जी। डॉक्टर साहू आपसे बात करेंगे। आपने कोविड टेस्ट कराया है? मैडम नारायण, आपने कोरोना का टेस्ट कराया है क्या? जी मैडम, करवाया, नेगेटिव आया मैडम। अच्छा, डॉक्टर साहू। दो बातें, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि कोरोना की जो टेस्ट होती है 2 प्रकार की होती है, आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन। रैपिड एंटीजन टेस्ट मान के चले 100 लोगों को कोरोना है तो 50 लोगों को उनमें से पॉजिटिव निकलता है, 50 को कोरोना होते हुए पॉजिटिव नहीं निकलता। आरटीपीसीआर इसी तरह से 70% पॉजिटिविटी में आता है। और दूसरी बात है कि हम बुखार को पहले 3 दिन के अंदर अगर हम करते हैं, 3 दिन के अंदर करते हैं, तो ये टेस्ट यूजुअली ज्यादातर नेगेटिव आ सकते हैं। आमतौर से हम लोग इसलिए 3 दिन के बाद टेस्ट को रिपीट करने बोलते हैं। तो मैं अपने भाई साहब से बात करके बोलना चाहूंगा कि अगर उनका सिम्टम्स परसिस्टेंट है तो वो एक और बार अपना टेस्ट कराइए। मैं अपने मरीजों को सिम्टम्स पहले से 2-2 दिन छोड़ के 3 बार तक करता हूँ, और तीसरी बार में भी पेशेंट पॉजिटिव आता है। तो बेसिकली अगर आपको सिम्टम्स है, आप 2 दिन के लिए आप मामूली इलाज करिए, तीसरे दिन टेस्ट करिए। अगर टेस्ट नेगेटिव है और सिम्टम्स है तो एक और टेस्ट जरूर करिए, ताकि रैपिड एंटीजन से बेहतर। एक और कॉलर जयपुर से दिलराज हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। डॉक्टर रजत कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था, इसमें मैं ऐड करना चाह रहा था कि अभी एक जो पेंडेमिक की सिचुएशन है, अगर आपको सिम्टम है तो आप यही मान के चलिए कि आपको कोविड है, आपको और कुछ नहीं है, और आप अपने डॉक्टर से जाके बात करें और उसकी जो है मेडिसिन आप शुरू करें, और खुद को आइसोलेट जरूर कर ले, ताकि फैमिली के बाकी मेंबर्स आपसे संक्रमित ना हो। दिलराज हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से जी। दिलराज, सवाल पूछिए। मैं पूछ रहा था कि जिसे कोरोना नहीं हुआ उसको ब्लैक फंगस हो सकता है क्या? जी डॉक्टर साहू। हमें बात कर चुके हैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज अगर है, आपकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि ट्रांसप्लांट के बाद या कैंसर पेशेंट ब्लड कैंसर के इलाज करते हैं, उनमें से
बहुत लोगों में होता है म्यूकोरमाइकोसिस, हमने देखा कि प्रैक्टिस में पहले भी, बट इसकी इंसिडेंस बहुत ही ज्यादा कम थी। कोविड के बीच में लाखों केस आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा केस कम है। डॉक्टर साहू, अब अभी अगले कॉलर जुड़े हमारे साथ, उससे पहले एक सवाल मैं भी आपसे पूछ लूं। हम लोग बार बार हाथों को सैनिटाइज करते हैं सैनिटाइजर के जरिए, कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सैनिटाइज करेंगे तो स्किन कैंसर भी हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो। फिर अगेन मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, मेरे को नहीं लगता है कोई भी स्टडी आई है जिसमें मैं ये बोल पाऊँ ऑन नेशनल टीवी। तो बट ओनली थिंग इज दैट मास्क जरूर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एरोसोल ट्रांसमिशन जाता है, फोमाई ट्रांसमिशन या जब सीने पे होता है वो जरूर हम ख्याल रखें। बट सेकेंड विट में ये ज्यादा पाया गया कि वायरस एयर ट्रांसमिशन, और ज्यादातर जहां भी हम ऑब्जेक्ट को छूते हैं एक बार हाथ साफ करने में कोई हर्ज नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हाथ साफ रखना, सैनिटाइजर लिबरल यूज करना, मैं एज ए डॉक्टर में हमेशा अपने लिए करता हूँ। अच्छा, मतलब इससे कोई खतरे वाली बात नहीं। लखीमपुर से कोमल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, सवाल क्या है आपका? नमस्ते सर, मुझे ये पूछना था कि मेरी मम्मी को 2 साल पहले टीबी हो गया था, पर वो धीरे धीरे तो रिकवर हो गई हैं, लेकिन उनके मुंह से कभी कभी जैसे खांसती है या कफ निकलता है तो उसमें हल्का सा ब्लीडिंग होती है। तो इससे ब्लैक फंगस का कुछ ऐसा तो नहीं है कफ, लेकिन ये ब्लीडिंग काफी पहले से हो रही है। डॉक्टर साहू, बेसिकली मेरे आपने टीबी की दवाई कितने महीने ली है? माता जी ने कितने महीने? कोमल बता सकती हैं आप माता जी ने कितने महीने? मैं बेसिकली बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं टीबी के जिनकी डॉक्टर 9 महीने से ऊपर भी टीबी की दवाई लिखते हैं, डिपेंड करती दवाइयाँ वो दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग उसको 2-4 महीने में रोक देते हैं, और उस वजह से टीबी पूरी तरह से ठीक नहीं होता। तो अगर उनको टीबी की हिस्ट्री है और ये पहले से ही उनको बलगम आ रहा है, तो मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा कि उनको सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस की रीएक्टिवेशन की तरफ सोचना चाहिए। उनको टेस्ट में टीबी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, बलगम की जांच करनी चाहिए और एक सीटी स्कैन करना चाहिए। मेरे को लगता है उनको अपनी वजह मिली। चूंकि हम कोरोना में कई तरीके की केसेस देख रहे हैं, डॉक्टर रजत, हम ऐसे भी केसेस देख रहे हैं जहां न्यू बॉर्न बेबी बहुत आसानी से कोरोना से रिकवर हो रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं बहुत यंग एज के जो दिखने में काफी हेल्दी दिखते हैं वो कोरोना से जंग में हार जाते हैं, डेथ भी कई केसेस में हो रही है। ऐसा कैसे होता है जबकि 90+ के जो बुजुर्ग हैं वो भी ठीक हो जा रहे हैं? ऐसा किस केसेस में कब होता है? देखिए, सारा जो है वो हमारी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी इम्यूनिटी कितनी है। और हम लोग जो है हेल्दी दिखते हैं, फिट दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमारा क्या है वो हमें नहीं मालूम। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते रहें, हमेशा जो है अच्छा खाना खाएं, और जैसे हमारा लेमन वाटर वगैरह है ये सब लेते रहें। हम जो है अनियन गार्लिक को अपने खाने में यूज करें, वो बहुत ज्यादा एल्कलीन होते हैं, वो ऑर्गेनोसल्फर्स होते हैं, तो उसके अंदर भी ये क्वालिटीज होती हैं। हम ब्रोकली है, हम अपना एस्पेरागस है, इन सबको हम अपने खाने में जो है कंज्यूम करें। हम लेटस हम ले सकते हैं, हम जो है ऑरेंजेस ले सकते हैं, पाइनएप्पल जो है, ये सब चीजें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो हम जो खीरा खाते हैं, कुकुम्बर, वो भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। अच्छा, मतलब खान पान से इम्यूनिटी अच्छी रखनी है। बलिया से कॉलर राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, सवाल क्या है आपका? जी, सवाल ये है कि मैम मेरा पहला वैक्सीन लगा और ठीक 30 दिन बाद दूसरा वैक्सीन लगा 1 तारीख को जी, और 1 तारीख को दूसरा वैक्सीन लगाने के बाद 5 तारीख को पॉजिटिव हो गया। तो क्या दूसरा वैक्सीन मतलब फिर वैक्सीन लेना पड़ेगा? डॉक्टर साहू, अगर मैंने सवाल को सही समझा है तो उनको बोल रहे हैं कि उनकी पहला टीका लेने के बाद उनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ। वो कह रहे हैं कि दोनों डोज ले ली हैं और दोनों डोज लेने के 5 दिन बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट हमको ये 2 चीजें जानने की जरूरत है कि वैक्सीन की जो एफिकेसी जो हम ट्रायल्स में देखे हैं हर वैक्सीन की, अपनी कंप्लीट डोज के 15 दिन बाद वो इम्यूनिटी आती है जिस लेवल से हम बात करते हैं। पहला। दूसरा, हम लोग जो प्रोटेक्शन होता है कोरोना से वो
to 75% तक जो अवेलेबल वैक्सीन है उसके साथ हमको मिल रहा है भारत में जो अवेलेबल। थर्ड चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये वैक्सीन स्पेशली सीवियर इन्फेक्शन जिसको हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ की चांसेस है उसको लगभग खत्म कर देते हैं। अगर उनको 5 दिन के बाद दूसरे डोज के बाद कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है तो मेरे को 2 चीजें लगता है कि उनको अच्छी चीज है, उनको 2 वैक्सीन लग चुकी है, ऑल द इम्यूनिटी पूरी डेवलप नहीं हुई थी, फिर भी उनकी सीवियर इन्फेक्शन की होने की चांसेस बहुत ही कम रहेगा। वो अपने आप को डॉक्टर की सलाह के हिसाब से अगर कोई सिम्टम्स बहुत मामूली है तो होम आइसोलेट कर ले 15-17 दिन के लिए, एंड उसके बाद उनको कोई और वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं होगी एज पर दी प्रेजेंट रिकमेंडेशन। जी, क्योंकि दोनों और एक बात मैं बोलना चाहूंगा जो डॉक्टर रजत बोल रहे थे, जो लास्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। वाई आर सम पेशेंट जो बुजुर्ग है वो ठीक हो जा रहे हैं और आज हम 30 to 40 ईयर्स में बहुत सारे मौत देख रहे हैं। इसलिए क्योंकि वैस्कुलर इवेंट ज्यादा हो रहा है। इस बार कोरोना में 2 चीजें हैं, लंग इन्वॉल्वमेंट और लंग काफी ज्यादा है। सेकंड है कि नसों में क्लॉटिंग ज्यादा है। तो इसी वजह से हम बहुत सारे पेशेंट्स को यंग हो रहे हैं। जब बहुत सारे पेशेंट अगर आप देखेंगे तो उनकी डी डायमंड आमतौर पर बहुत ज्यादा होता है। अगर डी डायमंड ज्यादा है तो हम लोग इसीलिए लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन या एंटीकोगुलेंट प्रोफिलैक्सिस की बात करते हैं। और अगर इसीलिए मैं आपको पहले मेरे शो में बोला था कि प्लीज मरीज अपने आप को ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के बाद इतना ज्यादा घर पे ना रख ले कि वो बहुत खराब अवस्था में हॉस्पिटल। और इसीलिए बार बार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शुरुआत में ही अगर बीमारी डायग्नोज हो जाएगी तो कंट्रोल भी उतना ही आसान रहेगा। हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रजत रेहान हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर टीपी साहू जिन्होंने ये खास जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। इंडिया न्यूज का ये इनिशिएटिव सेकेंड वेव जो कि खतरनाक है हर लिहाज से, और इसमें बच्चों के लिए खतरा अगर ज्यादा बढ़ जाए तो क्या करें आप? हर घर में बच्चे होते हैं। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश त्रिहान हमारे साथ हैं और साथ ही साथ डॉक्टर टीपी साहू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हमें जानकारी पहुंचाएंगे क्या करना चाहिए सेकेंड वेव में, कैसे इस खतरे को कम कर सकें। डॉक्टर राजेश, पहला सवाल आप ही से मैं कर लेती हूँ, चूंकि बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के केसेस अब तेजी से बढ़े हैं और इसको लेकर बाल आयोग ने कह भी दिया है केंद्र से कि जरूरी इंतजाम करने चाहिए। घर घर में बच्चे होते हैं। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे, कैसे बच्चों को बचाया जाए संक्रमण से? क्योंकि बच्चे तो बहुत चंचल होते हैं, कितना भी रोकते रहो इधर उधर आते जाते रहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते। जी मैम, सबसे पहले तो मेरा नाम रजत है, राजेश नहीं है जी। और सेकेंडली नो इश्यूज। सेकेंडली बच्चे जो हैं वो आपने बोला चंचल होते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं और दौड़ते रहते हैं और प्रोटेक्शन भी नहीं रखते हैं। इनफैक्ट जो पेरेंट्स को ही ध्यान देना होगा कि वो अपने बच्चों को उस चीज के लिए गाइड करे, एजुकेट करे, तो डैट कि बच्चे जो हैं वो पूरा प्रोटेक्शन लें, मास्क लगाएं। और अभी जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी जो है सेकेंड वेव बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया उसने, तो एक फेस शील्ड जो है वो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग भी हमारे को जो है लगानी चाहिए। बहुत सारे ब्रांड्स के फेस शील्ड्स जो है अवेलेबल है मार्केट में। आप डबल मास्क लगाएं, आप बार बार हाथ धोएं, ये सबको मालूम है। और सेकेंड वेव के लिए जो है हम ही लोग जिम्मेदार हैं, सरकारें जिम्मेदार नहीं है। सरकारों ने तो बता दिया था, लेकिन हम लोगों को जो है प्रोटेक्शन लेनी चाहिए थी विश्व, और हमें यहाँ पे भूल नहीं करनी चाहिए थी कि हम अपनी प्रोटेक्शन छोड़ दें और हम जो है खुलेआम जो है घूमने लग जाएं। जी मैम, जो रोकथाम करनी चाहिए वो हर पेरेंट इस वक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर टीपी साहू, अभी हम कोरोना को लेकर जानकारी जुटा ही रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहली लहर उतनी खतरनाक नहीं थी जितनी कि सेकेंड वेव डरा रही है। डरा इसलिए भी रही है, पहले तो ये था ना कि कोरोना पॉजिटिव हुए, नेगेटिव हो गए तो कम से कम बेफिक्र हो गए, लेकिन इस बार नेगेटिव होने के बाद ज्यादा खतरा इसलिए दिखता है क्योंकि कहीं कार्डियक अरेस्ट की चिंता बढ़ जाती है, तो कहीं ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता हुआ नजर आता है। क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट शुड बी डायग्नोज अर्ली। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक समय था कि बेड की कमी थी हॉस्पिटलों में, तब लोग ऑक्सीजन के साथ घर पे रहते थे, पर अब बेड की कमी काफी हद तक सुधार हो गई है। मेरे को बहुत पेशेंट्स ऐसे मिले हैं जो होम की जो ट्रीटमेंट है उसको ओवरडू कर चुके हैं। वो नॉर्मली सैचुरेशन 50-60 के साथ आते हैं, वो कभी ना करें। जब आप 90 के नीचे जाते हैं, 94 के नीचे ऑक्सीजन सपोर्ट दीजिए,
सांस की तकलीफ हो, उसके बावजूद भी और 90 पेज तक आपका है, तो प्लीज गो टू हॉस्पिटल, एडमिट योरसेल्फ। क्लोज टू फाइंड प्रोन पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन देखे, पेशेंट्स बहुत लेट आ गए। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ मेडिकेशन, ये इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है। ओवर द शेल्फ काउंटर पे लोगों को दवाई तुरंत मिल जाती है, इवन स्टेरॉइड्स तक दवाई ओवर द शेल्फ से आप खरीद, तो लोगों को लगता है कि कोरोना में होता क्या है, डॉक्टर सिर्फ स्टेरॉइड दे रहे हैं, डॉक्टर को दे रहे हैं, तो वो अब खुद को ट्रीटमेंट करने लगे। अजिथ्रोमाइसिन आप देखेंगे हर घर में, हर इंसान को सर्दी होता है, अजिथ्रोमाइसिन लेना शुरू कर देता है, इसमें कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है। तो बेसिकली ये ब्लैक फंगस या ल्यूकोमाइकोसिस हो क्यों रहा है? इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में, यूके और यूएसए में ये इंसिडेंसी इतनी नहीं थी। हम भारत में ही ये सबसे ज्यादा फोकस रहा है ल्यूकोमाइकोसिस कोविड के बाद। तो इसमें मेरे को लगता है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो दूसरे कंट्रीज में नहीं कर रहे थे, या हम ऐसा कुछ हमारी फैक्टर्स है जो दूसरे कंट्रीज में नहीं। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्टर है स्टेरॉइड की ओवर यूज। आई थिंक तो उसके लिए पब्लिक भी जिम्मेदार है और हम डॉक्टर्स को भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, बिकॉज स्टेरॉइड्स की एक स्पेसिफिक इंडिकेशन है। स्टेरॉइड्स की जो इंडिकेशन आई है वो एक रिकवरी ट्रायल से आई थी, जो लैंसेट में पब्लिश हुई, सॉरी न्यू इंग्लैंड जर्नल में पब्लिश हुई थी लास्ट ईयर, जिसमें सीवियर इन्फेक्शन मीन जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो चुकी है जी, और उनके लिए स्टेरॉइड कारगर हुई थी। और वो भी 6 मिलीग्राम पर डेक्सामेथासोन, वो भी 5 से 10 दिन के लिए। तो बेसिकली वी आर लुकिंग एट स्टेरॉइड यूज जो बहुत सीमित है, लो डोज में है, और सिर्फ सीवियर इन्फेक्शन के लिए था। लेकिन हमने क्या किया, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने हर लंग इन्फेक्शन, जैसे कोविड का किसी का भी सीटी स्कैन हुआ, हमने सीटी स्कैन को भी ओवर यूज किया, जिसको भी कोविड डायग्नोसिस हुआ सबने अपना सीटी स्कैन किया, और 70-80% केसेस में कुछ ना कुछ सीटी स्कैन में इन्वॉल्वमेंट आई, और जैसे ही सीटी स्कैन में इन्वॉल्वमेंट आई हमने शुरू कर दिया। तो ये एक मेजर फैक्टर है। सेकंड फैक्टर है ह्यूमिडिटी। अगर आप ल्यूकोमाइकोसिस को देखेंगे, तो अगर पब्लिकेशंस को देखेंगे कोविड से पहले, तो 40% ऑफ द पब्लिकेशंस की जो डेटा इंडिया से आती थी ल्यूकोमाइकोसिस, तो हम कहीं ना कहीं हम लोग ऑलरेडी हाई रिस्क पे मिलकर के, ऑलरेडी हम लोग एक डायबिटीज कैपिटल बन चुके हैं दुनिया के लिए। वन ऑफ द लार्जेस्ट डायबिटीज हमारे देश में मिलते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमारी ह्यूमिडिटी की एक फैक्टर है, और उसके बाद हमने स्टेरॉइड को मिसयूज किया और प्रोलॉन्ग समय के लिए दिया और हाई डोज स्टेरॉइड दिया, और उसी का साइड इफेक्ट, उसी का साइड इफेक्ट हम देख रहे हैं जी। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें हम बता दें कि नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। अगर आप भी कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप जी। प्रदीप, सवाल पूछिए अपना। प्रदीप, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। लगता है प्रदीप जी की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। डॉक्टर रजत, चूंकि बच्चों की हमने बात की, अब अभी चूंकि बच्चों के लिए वैक्सीन भी नहीं है, बड़ों को तो हम कह रहे हैं कि आप अपनी वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन सेकेंड डोज भी जल्दी से जल्द लग जाए तो इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। बच्चों के लिए तो ऐसी कोई भी व्यवस्था भी है नहीं। बच्चों के खान पान में उनकी जो डेली दिनचर्या है उसमें ऐसा क्या बदलाव करें कि इम्यूनिटी बेहतर रहे, अगर ईश्वर ना करे संक्रमित हो भी जाए तो अच्छे तरीके से कोरोना से निपट सकें, किसी तरह नुकसान ना हो। जी मैम, हमारा जो बॉडी है वो हमारी बॉडी फूड से बनी हुई है। हम अपनी बॉडी में जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं वो सब के लिए हमारे को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो हमारे को वो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं जो हमारे को हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। हमारे पास 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट जो है वो हमारे जन्म के साथ ही आती है, लेकिन हम एक्वायर करते हैं बहुत सारी इम्यूनिटी थ्रू आवर फूड और थ्रू व्हाट एवर मीन। तो सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा म्यूकस फॉर्मिंग फूड है, जैसे मिल्क है, आई एम टॉकिंग अबाउट डेयरी मिल्क, आप दही ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप मिल्क मत लीजिए। सेकेंड इज आपका जो गेहूं का आटा है, गेहूं का आटा जो है वो इन्फ्लेमेटरी होता है। आप मिलेट्स ले सकते हैं, बार्ले को छोड़कर, जौ को छोड़ के आप ले सकते हैं। आप बाजरा, ज्वार, छोटो, कामनी, बहुत सारे मिलेट्स हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, उसको आप ले सकते हैं। आप ग्लूटेन फ्री जो है फूड लें, और आप एल्कलीन फूड ज्यादा लें, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से एल्कलीन होती है, तो हमारे को एल्कलीन फूड ज्यादा लेना है।
लेमन इज एल्कलीन, दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि लेमन जो है आप वाटर दें। और इसके अलावा जो है बच्चे जो हैं वो बहुत सारा ट्रांस फैट वगैरह लेते हैं आजकल की, आपने देखा होगा कि भाई वो चिप्स वगैरह और वो सब चीजें लेते हैं, वो बंद करके प्लांट बेस्ड डाइट पर है। अच्छा, प्लांट्स जो हैं उनको अगर आप देखेंगे तो वो बीमार बहुत ज्यादा नहीं पड़ते हैं। अगर आप सड़क पे निकलेंगे तो आपने देखा होगा पेड़ होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो वो बीमार नहीं होते हैं। वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी हैं, उनके ऊपर सारे पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया सब अटैक कर रहे हैं, फिर भी वो ग्रो करते हैं। तो प्लांट जो है वो अपनी प्रोटेक्शन करता है अपने न्यूट्रिशन को यूज करके, न्यूट्रिएंट्स को यूज करके, जिसको हम फाइटोन्यूट्रिएंट बोलते हैं जी। और ये दौर तो ऐसा है डॉक्टर साहब, ये दौर तो हमने ऐसा भी देखा है कि लोगों ने अपने घरों की छतों पर अब सब्जियां उगानी शुरू कर दी हैं, ये सोचते हुए कि घर की ही सब्जी होगी, घर के ही खाने से कम बच्चों का और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा और किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। इस बीच एकलव्य, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली के मयूर विहार से। एकलव्य, क्या सवाल है आपका? हेलो जी। मैं मुझे ये पूछना था डॉक्टर साहब से, जैसे मेरी बेटी है 9 साल की, और आज के टाइम में जैसे तो बच्चे घर में रह रहे हैं और वो बाहर निकल नहीं सकते हैं या कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए क्या एक बेसिकली एक्टिविटी हम करवाएं या उनके लिए खाने पीने में क्या कुछ ऐसी चीजें ले, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है और स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो घर में बैठे बैठे और लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर ही उनका बहुत टाइम बीत रहा है। तो बच्चों के लिए से हम क्या करें, उनको खाने पीने में क्या ऐड करें जो उनके लिए अच्छा हो, इम्यूनिटी बूस्टर हो और उनके स्ट्रेस लेवल को भी थोड़ा कम करे, थोड़ा उनको अच्छा फील करे। जी डॉक्टर साहू, जवाब दीजिए। टू थिंग्स, इसमें सवाल से पहले मैं जवाब से एक ही बोलना चाहूंगा। मेरे को लगता है कि डॉक्टर रजत का जो कहना है मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूँ, बिकॉज कोई हार्डकोर एविडेंस नहीं है हमको इस चीज में। मेरे को लगता है कि पैनिक नहीं होना चाहिए सर। मेरे को सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज रहता है कि हम जो एडल्ट बच्चे कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो वो सब वैक्सीनेटेड है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस जो केयर गिवर्स है बच्चों के लिए, जो हम लोग एडल्ट हैं जो 18 साल के ऊपर, वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑब्वियसली प्रॉब्लम अलग एक इश्यू है, और हमको लगता है कि हम जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करें। और बच्चों में ये लहर थर्ड वेव हम इसलिए बोलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट लाइकली थर्ड वेव तक जब शुरू होगी, हम अक्टूबर नवंबर जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो भगवान करे ना हो, उसमें बच्चे ही सबसे ससेप्टेबल रहेंगे क्योंकि उस वेव में वो बिल्कुल अनवैक्सीनेटेड होंगे। जबकि यूएस हैज स्टार्टेड वैक्सीनेटिंग इट्स चाइल्ड लास्ट वीक, और फाइजर वैक्सीन ही खाली अवेलेबल है 12 से 18 साल के लिए, और कोई वैक्सीन है नहीं। कोवैक्सीन की ट्रायल अब शुरू हो रही है, हमको लगता है कि कुछ महीने लग जाएंगे उसके रिजल्ट आने जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट जो एडल्ट जो वैक्सीनेटेड है, और एडल्ट के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगा, कोई भी वैक्सीन जो आपको मिलता है आप किसी स्पेशल वैक्सीन के लिए मत रुकिए। एनी वैक्सीन दैट्स अवेलेबल टू यू प्लीज टेक इट। इंडिया में दोनों वैक्सीन की इक्वल एफिकेसी है, थोड़ा सुपीरियर है, पर ऐसा नहीं है सीवियर डिजीज में हर कुछ बचाता है। तो प्लीज टेक द वैक्सीन, डोंट वेट फॉर स्पेशल वैक्सीन। जो सवाल था हमारे दर्शक का, मेरे को लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर घर में ये समस्या है कि अब ऑनलाइन क्लासेस हो गई है, बच्चे जो बहुत छोटे हैं जिनकी मैच्योरिटी नहीं है वो भी अब मोबाइल के साथ हैं, और माँ बाप इतना मोबाइल सेवी टेक सेवी है नहीं मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं सबको डर है और वो एडिक्टेड भी हो रहे हैं धीरे धीरे मोबाइल के। मेरे घर में भी एक प्रॉब्लम है, हर घर में एक प्रॉब्लम। तो मेरे को हमको लगता है कि हम लोग को बच्चों को टाइम देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आवर पर्सनल टाइम, ये कोई नहीं देता। सब उम्मीद करते हैं कि बच्चे अपने आप पर सीख जाए। अगर हम इन्वॉल्व है, उनको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ले ले, ड्राइंग्स कराएं, म्यूजिक पे, स्पोर्ट्स पे, पढ़ने ले जाए साथ में, तो क्यों नहीं इन्वॉल्व होंगे। बट इम्पोर्टेंट है हम इतना बिजी है अपने लाइफ में, तो हम लोग तो वक्त नहीं देते। और क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो मजबूरी हो जाती है मोबाइल या लैपटॉप के इस्तेमाल की, लेकिन उसके अलावा माता पिता अपने बच्चों को टाइम दें। एक और कॉलर एमपी से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, सवाल क्या है आपका? हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। सुरेंद्र, शायद आवाज उनकी हम तक पहुंच नहीं पाई।
डॉक्टर रजत, चूंकि हम बच्चों को लेकर बात कर रहे हैं और कोरोना के सेकेंड वेव को लेकर हम बात कर रहे हैं। एक पहली वेव थी जिसमें हम कहते थे कि हाइजीन का ख्याल रखना है, हाथ बार बार धोते रहना है, मास्क लगाना है और डिसइंफेक्ट करना है, चाहे वो डोरबेल हो या फिर डोर के हैंडल्स हो या टेबल हो या लैपटॉप ही अगर यूज कर रहे हैं या फोन को बार बार। लेकिन इस बार कुछ खतरा ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस बार कहा जा रहा है कि हवा में भी अगर आप खुले में घूम रहे हैं घर की छत पर तो भी आपको संक्रमण हो सकता है। अब इस हवा से कैसे बचें और खासतौर से बच्चों को कैसे बचाएं, क्योंकि बच्चों के लिए तो और कुछ बचा नहीं, या तो बालकनी या फिर छत। जी मैम, देखिए बचने के लिए तो जैसे आपने कहा कि हवा में है वायरस, तो बचने के लिए हमारे को अपना पर्सनल प्रोटेक्शन तो लेना ही है, जैसे कि मास्क लगाया है, हम अपना एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले सकते हैं, फेस शील्ड लगा सकते हैं, हम इम्यूनिटी बूस्टर खाना खा सकते हैं। जैसे एक कंपाउंड होता है गार्लिक में, लहसुन के अंदर, जिसको हम एलेसिन बोलते हैं। एलेसिन की एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम अपने खाने में लहसुन को इंक्लूड करें, हम अपने खाने में गार्लिक को इंक्लूड करें, हम अपने खाने में जो है हम तुलसी को भी इंक्लूड करें, तुलसी में भी ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसके अलावा जो है हमारे कुछ स्पाइसेस होते हैं, जैसे टर्मरिक है, टर्मरिक को हम यूज करें। बेशक हम उसको, वैसे तो हमारे खाने में डलती है टर्मरिक, हल्दी जी, वो तो डल ही रही है। इसके अलावा भी अगर हम लेना चाहें तो हम उसको पानी में डाल के ले सकते हैं। हल्की सी काली मिर्च जो है वो भी बहुत अच्छी होती है। और बच्चों को हरी सब्जियां और सीजनल सब्जी जो है वो ज्यादा खिलाने बजाय जो है अनसीजनल जो हो है। मैंने देखा है कि अब आजकल तो जो ठंड की सब्जियां हैं वो भी आती हैं गर्मियों में जी, लेकिन जो अभी की सब्जियां हैं हमें मालूम है, जैसे तोरी है, ये सब चीजें हैं हमारे पास, तो वो हम ज्यादा खिलाएं उनको। पालक है, बच्चे खाते ही नहीं है पालक, दूर भागते हैं पालक से, तो पालक खिलाएं हम उन्हें। तो ये सब चीजें जो है हरी सब्जियां हैं, ये सारी बहुत अच्छी होती हैं। इनफैक्ट सारी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। हमें सब्जियों पर ज्यादा करना बजाय आजकल मैंने देखा बच्चों को नूडल्स ले लेते हैं या चिप्स ले लेते हैं या जो भी जंक फूड खाते हैं, इसके बजाय वो मतलब होममेड चीजों से कैसे बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, उस पर आप फोकस है। विमल, एक कॉलर भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, क्या सवाल है आपका? हाँ, ये जो बच्चों के लिए पैरासीटामोल बता रहे हैं जी, वो कितनी mg की होनी चाहिए? क्योंकि बड़ों को तो 650 mg बताते हैं जी। मैम, ये मेरा डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। विमल जी, आप पूछना ये चाह रहे हैं कि बड़ों के लिए 650 mg की पैरासीटामोल होती है, तो बच्चे को कितने mg दिए? कितने साल का बच्चा है? 12-13 साल का। 12-13 साल। डॉक्टर रजत, क्या जवाब देंगे? मैम, ये डॉक्टर साहू ही जवाब दे तो बहुत अच्छा है। आई एम ए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, तो आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट जी। डॉक्टर साहू, so is very straightforward, ये 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से हम पैरासीटामोल देते हैं। तो बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर फीवर 2 से 3 दिन से ज्यादा है तो प्लीज शो योर साइंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मैं फिर से वही बोलूंगा कि जितना जल्दी आप एक मेडिकल एडवाइस लेंगे, प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेंगे, उतना बेहतर होता है। तो अगर 20 kg का है तो आपका करीबन 10 से 15 मिलीग्राम पर 20 kg, मतलब करीबन 200 से 250 मिलीग्राम के बीच को, तो 200 से 250 मिलीग्राम बीच की आपकी डोज होना चाहिए पैरासीटामोल। मैं उसमें क्लियर हुआ इतने सवाल से। आपने तो बोला था कि बच्चे कैसे अपने को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि आप छत पे भी जाएंगे तो भी कोरोना हो जा रहा है। मैं इससे बिल्कुल असहमत। ये पैनिक अटैक को रोकना चाहता हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस जो है, ये जो कोमाइट से जो ये स्प्रेड होता है एरोसोल से, एरोसोल स्प्रेड, ये एरोसोल स्प्रेड जो होता है ये करीबन 6 फीट होता है। अभी कुछ डेटा आई कि 10 फीट तक जाता है। क्योंकि सर ये बहुत खास बात आप बता रहे हैं और ये इसको लेकर लोगों को अवेयर होना जरूरी है और उसमें डिटेल से मैं आपसे जानूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।